हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राधे एकेडमी पर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे थंबनेल पर, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ठीक है दोस्तों, दूसरा इतिहास शुरू करने पर मेरा क्या प्रयोजन है तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर आप देखोगे तो सभी लोग शुक्ल जी का इतिहास पढ़ते हैं, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है 1929 में जिन्होंने प्रकाशन हुआ था जिसका। तो ज़्यादातर लोग उसी को पढ़ते हैं, ठीक है। और उसे पढ़ने के बाद ये बात तय है कि परीक्षा में प्रश्न आते हैं। लेकिन मैं जब हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पहले शुरू कर रहा हूँ तो इसके पीछे सिर्फ कारण इतना है कि यह साहित्य इतिहास हिंदी साहित्य में मान्यता प्राप्त है और साथ ही सबसे बाद में लिखा गया है। तो बच्चन सिंह जी ने, चाहे शुक्ल जी हों, चाहे रामविलास शर्मा जी हों, चाहे हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हों, सबकी मान्यताओं को वरीयता दी है इसमें। तो वो सभी कथन हमें देखने को मिलेंगे जो रामविलास शर्मा जी के, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, शुक्ल जी के जो भी कोटेशन हैं वो इसमें सीधे सीधे उद्धृत किए गए हैं और उन पर बात की गई है, साथ ही उनकी व्याख्या भी की गई है। तो इसलिए ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस साहित्य इतिहास से मैं आपको लिखकर गारंटी से दे सकता हूँ कि आप किसी भी परीक्षा में जाइए, आपको 4 से 5 प्लस प्रश्न मिलेंगे ही। ठीक है, चाहे हिंदी साहित्य का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप नेट का देख लीजिए या यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का देख लीजिए, एलटी ग्रेड देखिएगा, टीजीटी पीजीटी, सभी में ये प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सबसे पहले। और मैं एक बात और बता दूं दोस्तों, ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, इसे हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके लिए हम सीरीज ये हमारी चलती रहेगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे परिचय, भूमिका, काल विभाजन और नामकरण। ठीक है, बच्चन सिंह जी के अनुसार हम काल विभाजन और नामकरण भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम। तो दोस्तों सबसे पहले हम उनके साहित्य इतिहास पर चलने से पहले मैं बच्चन सिंह जी के बारे में आपको सामान्य परिचय देना चाहूँगा। ठीक है, तो उनका सामान्य परिचय में देखिए, सबसे पहले उनका जीवन और उनके योगदान की बात करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है, अगर हम उनके जन्म की बात करें तो बच्चन सिंह जी का जन्म 1919 में जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू से शिक्षा प्राप्त की और बाद में वहीं हिंदी विभाग से जुड़े। ठीक है, अगर आप हिंदी साहित्य की हम दोस्तों बात करें तो हिंदी साहित्य के उद्भव में या शुरुआत में बनारस का बहुत ही रोल रहा है, जिसमें हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी बीएचयू से ही संबंधित थे और उसी में हमारे बच्चन सिंह जी संबंधित हैं उसी शाखा से। तो जरूर उनका प्रभाव कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वे जीवन भर हिंदी साहित्य के अध्यापन, आलोचना और इतिहास लेखन से जुड़े रहे। यानी बच्चन सिंह जी का साहित्य इतिहास में अच्छा नाम है, उन्होंने अध्यापन किया है, आलोचना की है और इतिहास लेखन भी उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है 5 अप्रैल 2008 को वाराणसी में उनका निधन हुआ। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं साहित्यिक आलोचना का दृष्टिकोण। अगर हम साहित्य इतिहास पढ़ रहे हैं तो साहित्य इतिहास में उनकी आलोचना भी संभवतः हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि बिना आलोचना के साहित्य इतिहास अधूरा ही होगा, क्योंकि वो नज़र पैदा नहीं हो सकती। तो देखिएगा कि बच्चन सिंह हिंदी आलोचना के क्षेत्र में विशेष रूप से जाने जाते हैं। उनके आलोचनात्मक दृष्टिकोण की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहला बिंदु है इतिहास और आलोचना का संतुलन। वे मानते थे कि साहित्य को केवल भावनात्मक दृष्टि से नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों में भी समझना चाहिए। ठीक है, यानी जो बच्चन सिंह जी हैं वे कहते हैं कि साहित्य को सिर्फ हम भावना के स्तर पर नहीं समझ सकते, हमें उसे समझने के लिए एक ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों को एक साथ समझना चाहिए। यानी हमें तर्क के साथ इतिहास को समझें, साहित्य इतिहास को समझें, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, न कि हम भावनात्मक कोण लेके साहित्य को समझें। ठीक है, नेक्स्ट है उनकी आलोचना में तथ्यों की प्रामाणिकता और ऐतिहासिक दृष्टिकोण साफ झलकती है। ठीक है, यानी तथ्य एक तो प्रामाणिक होंगे और साथ ही जो ऐतिहासिक दृष्टि है, जिसे वैज्ञानिक दृष्टि भी कहते हैं, वो उनके साहित्य इतिहास या आलोचना कर्म में हमें देखने को मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट है निराला और आधुनिक कविता पर फोकस। इस बिंदु में देखिए,
सबसे ज़्यादा निराला पर उन्होंने, अगर हम बच्चन सिंह की बात करें तो निराला पर सब आलोचकों ने कुछ ना कुछ काम किया हुआ है, जिसमें रामविलास शर्मा जी ने भी किया है और हमारे बच्चन सिंह जी ने भी किया है। तो देखिए, उन्होंने निराला के काव्य पर गहन अध्ययन किया और निराला का काव्यकोश जैसी कृति लिखी। उनके अनुसार निराला केवल कवि नहीं बल्कि आधुनिक चेतना के प्रतीक हैं। ठीक है, यानी निराला को भी सिर्फ एक कवि नहीं मानते जैसे महज और कवि भी हैं, वो निराला को आधुनिक चेतना का प्रतीक मानते हैं। ठीक, नेक्स्ट बिंदु है रीतकाल की पुनर्पहचान। रीतकाल के संबंध में साथियों आपको इतना तो पता ही होगा कि हिंदी साहित्य में रीतवाद को लेकर सभी आलोचकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सबसे पहले रीतकाल को परिभाषित किया। फिर हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं, रामविलास शर्मा जी आते हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी जी आते हैं। इन सब लोगों ने रीतकाल पर अपनी अपनी बात कही है। ठीक है, तो बच्चन सिंह जी क्या कहते हैं? बच्चन सिंह ने रीतकालीन कवियों, विशेषकर प्रेमाख्यान कवियों की व्याख्या में नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया कि रीतकाल को केवल श्रृंगारिक कहकर नकारना उचित नहीं है, बल्कि उसमें गहरे सामाजिक मानवीय संकेत हैं। ठीक है, अगर आप रीतकाल की बात करें तो रीतकाल की जो केंद्रीय पहचान बन गई थी वो सिर्फ श्रृंगारिकता ही थी कि उसमें सिर्फ दरबारी काव्य ही लिखा गया है। लेकिन जब बच्चन सिंह जी आए तो उन्होंने आकर देखा और उन्होंने अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया, तो उन्होंने पाया कि उसमें सिर्फ श्रृंगारिकता का पुट नहीं है बल्कि मानवीय संकेत भी मिलते हैं, समाज की भी बात होती है, जो समाज में समस्याएं हैं उन पर भी बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आलोचना की स्वायत्तता। उनकी मान्यता थी कि आलोचना केवल प्रशंसा या निंदा तक सीमित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आलोचना का आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें आलोचना शब्द का अर्थ, तो हम देखते हैं कि आलोचना का शब्द आज नेगेटिव में ज़्यादा यूज किया जाता है कि उसने उसकी आलोचना की। आलोचना एक तरह से निंदा का पर्याय बन गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आलोचना का अर्थ गुण और दोष दोनों बताने को लेकर चलता है। तो उसी की कह रहे हैं कि उनकी मान्यता थी कि आलोचना केवल प्रशंसा या निंदा तक सीमित नहीं है। आलोचना को स्वतंत्र बौद्धिक कर्म मानना चाहिए जो लेखक और पाठक के बीच सेतु का काम करे। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए बच्चन सिंह का साहित्यिक योगदान, यानी उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, कौन कौन सी कृतियों पर उन्होंने बात की है। तो देखिए, सबसे पहले उनका जो मुख्य है तो वो आलोचक हैं, तो आलोचना ही उन्होंने ज़्यादा की होगी और बच्चन सिंह को हम एक आलोचक के रूप में ही ज़्यादा जानते हैं। ठीक, तो देखिएगा, सबसे पहले पुस्तक है उनकी क्रांतिकारी कवि निराला। या जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि निराला पे बच्चन सिंह जी ने ज़्यादा काम किया हुआ है, तो उनकी पहली पुस्तक ही निराला के ऊपर निकलती है कि क्रांतिकारी कवि निराला, जिसका प्रकाशन 1947 में है। दोस्तों, ये पुस्तकें भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब अगर आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो एग्जामिनर भी प्रश्न कहाँ से पूछता है, वो इन्हीं पुस्तकों से उठाकर पूछता है। कोई कृति आई हुई है तो ऐसे ही वो प्रश्न पूछेगा। नेक्स्ट है भारतेंदु की कविता 1951, हिंदी नाटक 1954। बच्चन सिंह जी ने हिंदी नाटक और रंगमंच पर भी अच्छा काम किया है। ये पुस्तक आप देखिएगा तो इसमें उन्होंने संपूर्ण नाटक को किस प्रकार से परिभाषित किया हुआ है। फिर है रीतकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना, बिहारी का नया मूल्यांकन, समकालीन साहित्य आलोचना की चुनौती, आलोचक और आलोचना, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी आलोचना के बीच शब्द, साहित्य का समाज शास्त्र, भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन, आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए, कथाकार जैनेन्द्र, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, कविता का शुक्ल पक्ष, निराला का काव्य, उपन्यास का काव्य शास्त्र, निराला का काव्य कोश, महाभारत की संरचना, साहित्यिक निबंध, आधुनिक दृष्टिकोण और बिहारी। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये 21 पुस्तकें हैं जो आलोचना पर हमें बच्चन सिंह जी की मिलती हैं। उनमें से हम अगर हिंदी साहित्य इतिहास की बात करें तो उन्होंने 3 इतिहास के संबंध में ग्रंथ लिखे हुए हैं, जिनमें से पहला उन्होंने लिखा था आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने आधुनिक काल से ही शुरुआत की, लेकिन जब दूसरी पुस्तक उन्होंने आई तो वह आई उनकी आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए। ठीक है, इसमें उन्होंने आचार्य शुक्ल की परंपरा को बताया और आचार्य शुक्ल जी के इतिहास में क्या क्या है या उनका क्या इतिहास बोध रहा है वह भी उन्होंने बताया। फिर जब नेक्स्ट उनकी पुस्तक आती है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ठीक है,
तो पहला इतिहास वो शुक्ल जी के इतिहास को ही मानते हैं, लेकिन पहले इतिहास के बाद जब ये नाम दे रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, वैसे तो इतिहास कई लोगों ने लिखे, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी लिखा है, डॉक्टर नगेंद्र जी भी ने भी लिखा है, तो वो इन सब के इतिहास को शुक्ल जी के इतिहास की ही वो आलोचना मानते हैं या उन्हीं से निकला हुआ मानते हैं। लेकिन जो हिंदी साहित्य का अपना दूसरा इतिहास है, इसे वे स्वतंत्र दूसरे इतिहास की मांग के तौर पर रखते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, बच्चन सिंह जी ने उपन्यास में भी काम किया है, तो उनके प्रमुख रूप से हमें 4 उपन्यास देखने को मिलते हैं। लहरें और कगार 1960, सूतोबा सूतपुत्रोबा, पांचाली और एक थी कुंती। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने उनका एक कहानी संग्रह भी है, कई चेहरों के बाद कहानी संग्रह है उनका। फिर अनुवाद की बात करें तो महाभारत की कथा 2007 साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट उनका एक और है अनुवाद है कि बुद्ध देव बस की महाभारतीय कथा का बांग्ला से हिंदी अनुवाद। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमने बच्चन सिंह जी के बारे में संक्षिप्त परिचय जाना कि बच्चन सिंह जी की आलोचना दृष्टि क्या है और साहित्य और साथ ही उन्होंने साहित्य में क्या योगदान दिया हुआ है, इन सब पर हमने बात की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम आते हैं उनके इतिहास पर। ठीक है। तो इतिहास में सबसे पहले हम उनकी भूमिका की बात करेंगे। एक सेकंड दोस्तों। अगर हम भूमिका की बात करें तो अब आप, अगर आप पर बुक हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो आप अपनी किताब में साथ साथ मेरे साथ पढ़िए और जो जो पंक्ति मैंने इसमें बोल्ड की हुई है, तो उस पंक्ति को दोस्तों आप एक अपनी कॉपी बनाइए और उस कॉपी में अलग से नोट करते जाइए। साथ ही इसमें जो भी पुस्तक आएगी और उस लेखक का नाम भी आएगा, तो वो भी आप साथ साथ लिखते चलिए, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाते हैं और जब आप नई प्रकार की पुस्तकें देखते हैं तो सोचते हैं कि ये तो हिंदी साहित्य की किताब नहीं है, फिर ये पुस्तक इसमें कहाँ से आई या कहाँ से पूछी गई, तो वो पुस्तकें एग्जामिनर यहीं से उठाकर पूछता है। ठीक है। तो जो पंक्ति मैंने बोल्ड की हुई है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है और वो प्रश्न के रूप में आ चुकी है, वही पंक्ति मैंने लिखी है और साथ ही जिससे आने की संभावना है वो भी पंक्ति मैंने रखी हुई है। ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं भूमिका में कि भूमिका की शुरुआत ही जो बच्चन सिंह हैं वो शुक्ल जी को लेकर ही करते हैं कि आरंभ में ही कह दूं कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और न उसे छोड़कर। ठीक है। तो जो बच्चन सिंह जी हैं वो कहते हैं कि न तो हम शुक्ल जी के इतिहास को बिल्कुल छोड़ सकते हैं और न उससे इतर इतिहास लिख सकते हैं, यानी इस सब के हमें बीच में चलना होगा। न तो हमें उसकी सारी मान्यताएं माननी होंगी और ना ही हम उसके संपूर्ण इतिहास का खंडन कर सकते हैं। ठीक। यानी आरंभ में ही कह दूं कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और न उसे छोड़कर। सन 72-73 में जब मैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की तैयारी कर रहा था तो मुझे कुछ वैसा ही एहसास हुआ। सन 1989 में मेरी एक दूसरी पुस्तक आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए छपी। उस पुस्तक को तैयार करने में मुझे उनके इतिहास के दोनों संस्करणों को अक्षर से मिलाना पड़ा। उसमें मैंने लिखा है, नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। ठीक है दोस्तों। अगर मैं इस पंक्ति की बात करूं, मात्र ये छोटी सी पंक्ति के नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है, तो आप अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन उठा के देखोगे तो ये पंक्ति से आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे कि हूबहू यही पंक्ति कई बार पूछी गई है प्रश्नों में। ठीक है। तो इस प्रकार की पंक्तियों को आप नोट करते चलिएगा जिससे आपको थोड़ी आसानी हो। तो बच्चन सिंह क्या कह रहे हैं कि नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है, यानी अगर कोई नया इतिहास लिखने की सोच रहा है या मैं लिख रहा हूँ तो इससे पहले मुझे शुक्ल जी के इतिहास के जो इतिहास है वो है एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। उनसे बहुत कुछ सीखने के साथ ही उनके ऐतिहासिक पैटर्न को तोड़ना होगा। यानी शुक्ल जी का इतिहास अच्छा है, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन साथ ही उनका जो इतिहास पैटर्न है उसको तोड़ना पड़ेगा। जब रचनात्मक साहित्य पुराने पैटर्न को तोड़कर नया बनता है तो साहित्य के इतिहास पर वह क्यों न लागू हो। अब यहाँ पे बच्चन सिंह कह रहे हैं कि जो रचनात्मक साहित्य है, रचनात्मक साहित्य में हम सृजन साहित्य भी कह सकते हैं, जैसे जैसे कविता, कहानी, नाटक, इन सब की मान्यताएं समय समय पर बदलती रहती हैं और इनके जो भाव पक्ष है उसमें अंतर आता रहता है और कला पक्ष में भी अंतर आता है। तो जब ये सब उन रचनात्मक लेखन पर लागू हो सकती है ये शर्तें,
तो हिंदी साहित्य इतिहास पर क्यों नहीं लागू हो सकती? ये भी तो बदलता रहता है, इतिहास का परिप्रेक्ष्य भी बदलता है। नया पैटर्न बनाना खतरे से खाली नहीं होगा, नया इतिहास लिखने के लिए यह खतरा उठाना ही होगा, ठीक है? यानी बच्चन सिंह कह रहे हैं कि नया इतिहास जब मैं लिख रहा हूँ तो इस एक तरीके से मुझे जोखिम भरा काम करना पड़ रहा है, ठीक? नेक्स्ट देखिएगा, शुक्ल जी के इतिहास का संशोधित और परिवर्धित संस्करण सन 1940 में छपा था। यहाँ पे छपा होगा, सॉरी दोस्तों, छपा था। उसके प्रकाशन के बाद 50 वर्ष से अधिक का समय निकल गया है। इस अवधि में अनेक शोध ग्रंथ छपे, नई पांडुलिपियां उपलब्ध हुई, ढेर सारा नया साहित्य लिखा गया। नया इतिहास लिखने के लिए यह सामग्री कम पर्याप्त और कम महत्वपूर्ण नहीं है। यानी शुक्ल जी, वो बच्चन सिंह जी कह रहे हैं कि शुक्ल जी का इतिहास छपे हुए, सबसे पहले शुक्ल जी का इतिहास आपको पता हो तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में उन्होंने लिखा, तो वो 1929 ईस्वी में छपा था। लेकिन जब उसका सेकंड एडिशन यानी परिवर्तित रूप 1940 में छपा, उसके बाद बच्चन सिंह का जो समय काल है वो 1990 के आसपास है और 1996 में उनका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास प्रकाशित होता है। तो वो कह रहे हैं कि इन 50 वर्षों में अनेक मान्यताएं बदली हैं, नया और भी साहित्य ऐड हुआ है, तो ऐसे में नए साहित्य इतिहास की मांग होना जरूरी है, ठीक है? यह भी ध्यातव्य है कि शुक्ल जी का इतिहास औपनिवेशिक भारत में लिखा गया। अब देश स्वतंत्र है, उसमें लोक सांस्कृतिक व्यवस्था है, भारतीय लोकतंत्र की अपनी समस्याएं हैं, सांस्कृतिक सामाजिक संघर्ष हैं, इन्हें देखने समझने का बदला हुआ नजरिया है। इस नए संदर्भ में यदि पृष्ठपेशक नहीं करना है तो नया इतिहास ही लिखा जाएगा। यहाँ पर जो बच्चन सिंह जी हैं वो कह रहे हैं कि शुक्ल जी का जो इतिहास लिखा गया था वो परतंत्र भारत में लिखा गया था। जाहिर से 1929 में हम अंग्रेजों की दास्ता के अधीन थे, 1947 हमें आज़ादी मिली, तो 1947 से पहले का ही इतिहास है शुक्ल जी का। तो जब 1947 के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ, नए विचारों से हमारा देश आगे बढ़ने लगा, तो जाहिर सी बात है साहित्य इतिहास पर भी इनका फर्क पड़ेगा, साहित्य पर भी इन सब का फर्क पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें हमें अपने साहित्य इतिहास में देखनी होंगी, ठीक? नेक्स्ट देखिए कि यूँ तो प्रगतिवाद और अस्तित्ववाद का प्रभाव परतंत्र भारत के आधुनिक साहित्य पर दिखाई पड़ने लगता है, पर 60 के बाद अस्तित्ववाद अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया। 8वें-9वें दशक में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बदलाव के चलते अनेक नए नए प्रश्नों का जन्म हुआ, जैसे राष्ट्र, औपनिवेशिकता, उत्तर औपनिवेशिकता, तीसरी दुनिया, उत्तर आधुनिकता, वैश्विक ग्राम, खुला बाजार, संचार माध्यम आदि। इनके माध्यम से विकसित देश विदेश, अमेरिका तीसरी दुनिया पर अपनी संस्कृति लादने लगा। तीसरी दुनिया की संस्कृति पहली दुनिया की संस्कृति का चरागाह है, भारत तीसरी दुनिया में आता है, ठीक है? तो इस पैरा को समझिए। तो बच्चन सिंह जी कह रहे हैं कि यूँ तो प्रगतिवाद और अस्तित्ववाद जैसे जो विचार हैं वह स्वतंत्रता से पहले ही हमारे साहित्य में देखने को मिलते हैं। अगर आप 1940 के आसपास देखेंगे तो प्रगतिवाद का समय 1936 के बाद रहा ही है, तो 1940 टाइम पीरियड प्रगतिवाद का है और उसके बाद अस्तित्ववाद आगे से जुड़ा हुआ है, 1943 के बाद आ ही जाता है। तो वही कह रहे हैं बच्चन सिंह के से इन विचारों का प्रभाव तो 1940 यानी आज़ादी से पहले ही हमारे साहित्य पर देखने को मिलने लगता है। लेकिन जब हमें आज़ादी मिलती है तो राष्ट्र, औपनिवेशिकता, उत्तर औपनिवेशिकता और जो तीसरी दुनिया है, उत्तर आधुनिकता, वैश्विक ग्राम, जब ये विचार हमारे और खुला बाजार, संचार माध्यम आदि जब हमारे सामने आए, तो इसका भी तो हमारे समाज पर, सांस्कृतिक जो हमारे उपादान हैं, उन पर प्रभाव पड़ेगा ही। तो इनके माध्यम से विकसित देश-विदेश, अमेरिका तीसरी दुनिया पर अपनी संस्कृति लादने लगा, ठीक है? यानी जब खुली अर्थव्यवस्था हुई, खुला बाजार हुआ और जब संपूर्ण विश्व एक ग्लोबल गाँव के रूप में टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ गया है, तो इन सब का जो अमेरिका का वर्चस्व, जो औपनिवेशिक देश हैं, जो अभी-अभी स्वतंत्र हुए हैं, उन पर वो अपना आधिपत्य जमाने लगा अपने बाज़ार के माध्यम से। तो उसी को वो कहते हैं कि तीसरी दुनिया की संस्कृति पहली दुनिया की संस्कृति का चरागाह है, भारत तीसरी दुनिया में आता है, ठीक है? अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट है कि स्वतंत्र होने के बाद हम क्रमशः मानसिक परतंत्रता में कसते गए। जो काम मैकाले नहीं कर सका वह बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विदेशी अवधारणाएं और जीवन शैलियां कर रही हैं, ठीक है? अगर हम अपनी शिक्षा पद्धति की बात करें तो हमारी शिक्षा पद्धति अंग्रेजों द्वारा चलाई गई है, वही चल रही है।
तो और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का जो श्रेय है वो मैकाले को जाता है, क्योंकि मैकाले ने ही हमारे यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था लागू की और उसने अपने अनुसार ही शिक्षा व्यवस्था को रखा। तो बच्चन सिंह जी कहते हैं कि स्वतंत्रता के बाद हम क्रमशः मानसिक प्रतनता में कसते गए और जो काम मैकाले नहीं कर सका वह बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विदेशी अवधारणाएं और जीवन शैलियां कर रही हैं। कि किस प्रकार हमारे देश पर जो अन्य देश हैं, अन्य देशों की संस्कृति है, उनका प्रभाव हम पर देखा जा सकता है। यूरोप का मुख्य रूप से तो हमें देखा ही जाता है, यानी आज भी हम जब भी कोई बात करते हैं या जब कोई नया ट्रेंड चलता है तो वो यूरोप से ही हमारे देश में आता है। ठीक है, यानी हम अपने पर विश्वास न करके हम अनुकरण को ही महत्व देते हैं। ठीक है, और उसमें हम अपनी शान भी मानते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। इनसे प्रभावित कुछ लोग पौष्टिक संस्कृति का सृजन करने लगे हैं। ये पौष्टिक संस्कृति क्या होती है? तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की आप संस्कृति की बात करें तो उसकी जो मूल संस्कृति है वो तो नष्ट हो ही गई, और वहाँ पर जो नई संस्कृति का जन्म हुआ उसमें आप देखेंगे तो उसमें पौष्टिक संस्कृति का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो ये होगा समाहार संस्कृति, जिसमें सभी संस्कृतियों का समावेश है। ठीक है, और जिसमें यूरोप भी है, भारत भी है, और इंग्लैंड भी है, रूस भी है, सभी का, फ्रांस भी है। सभी लोगों की संस्कृति, यानी सभी लोग वहाँ पर रहते हैं और सभी लोगों की संस्कृति से एक नई संस्कृति का सृजन हुआ, जिसे पौष्टिक संस्कृति के नाम से जाना गया। ठीक है, साहित्य सांस्कृतिक उपादान है। अब क्या था, विदेशी विषय वस्तु, शैली और कोण ग्रहण किए जाने लगे, पर नए लोगों ने इनको स्वदेशी संदर्भों से जोड़ा और कुछ अपनी जड़ों को नए सिरे से खोजने लगे। परंपरा और आधुनिकता में टकराहट हुई और हो रही है, यह शुभ लक्षण है। आधुनिक काल के 8वें 9वें दशक के साहित्य को इस परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया है। यानी जब हम 8वें और 9वें दशक की बात करें, 80-90 की, तो जब जब हमारा देश एक दूसरे से, देशों से ज़्यादा मिलने लगा, लोग मिलने लगे, विचारों का आदान प्रदान होने लगा, उनकी संस्कृति और हमारी संस्कृति में जब विचार मिले, यानी आधुनिकता और परंपरा में जब टकराहट हुई, तो ये निश्चित है कि हमारे देश पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और उनके परिप्रेक्ष्य में हम अपनी संस्कृति को देखने लगे। नेक्स्ट देखिए, इधर टेक्नोलॉजी ने अध्ययन के नए नए उपायों का विकास किया है। इसके फलस्वरूप नए पाठक का पुरानी कृतियों से नया रिश्ता बनता है। यह रिश्ता पहले के पाठकों में कृति का जो रिश्ता बना था उससे भिन्न होगा। दोनों रिश्तों में एक प्रकार का मूल्यगत संघर्ष होता है। भाषा शैली, रूपात्मक प्रयोग भी इतिहास के आधार बनते हैं। इसे नए सिरे से अन्वेषित करने की आवश्यकता है। यानी बच्चन सिंह जी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के अध्ययन से, जब टेक्नोलॉजी आए तो अध्ययन के नए नए साधन भी जुड़े, और जो पाठक है वो पुरानी कृतियों से अपना रिश्ता जोड़ने लगा। यानी जब पुरानी कृति होती है, जब टेक्नोलॉजी आई तो सभी के पास पहुंच बनी पुस्तकों की, तो उन्होंने पढ़ने का जो रिश्ता है वो अभी बदला। यानी दोनों रिश्तों में एक प्रकार का मूल्यगत संघर्ष होता है। भाषा शैली, रूपात्मक प्रयोग भी इतिहास के आधार बनते हैं। नए सिरे से अन्वेषित करने की आवश्यकता है, यानी इन सबको एक एक बार नए सिरे से हम देखने की आवश्यकता है हमें। नेक्स्ट देखिए कि बदलाव के इस पारिपार्श्व में इतिहास के काल विभाजन, नामकरण, मूल्यांकन में भी परिवर्तन होंगे। यानी जब हम इतिहास की दृष्टि से, जब हम अपने इतिहास को देखेंगे, शुक्ल जी के इतिहास, शुक्ल जी ने जो नामकरण और जो काल विभाजन किया है, हम उस पर भी देखेंगे, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा इन सभी का। यूँ तो काल विभाजन सुविधा उपयोगजीवी होता है। देवेलेन का कहना है कि तिथियों की तरह काल विधियां, पीरियड्स, तथ्य नहीं होती। ये अतीत की घटनाओं के संबंध में बनाए गए काम चलाऊ प्रयत्न कॉम्प्लेक्स हैं। यानी जो देवेलेन है, वो इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि तिथियों की तरह काल विधियां या पीरियड्स तथ्य नहीं होती। ठीक है, यानी ये अतीत की घटनाओं के संबंध में बनाए गए काम चलाऊ प्रयत्न हैं। अब इस बात को ऐसे समझिए कि जब हम आदिकाल कहते हैं तो आदिकाल का मतलब उसके नाम से हमें सिर्फ इतना चलता है कि शुरुआती काल। ठीक है, ये सिर्फ एक काम चलाऊ है। इसमें आदिकाल से अगर हम देखें तो इसमें जो आदिकाल में जो संपूर्ण धाराएं चल रही थी या संपूर्ण जो विचार चल रहे थे, उस समाज में क्या चल रहा था, ये हमें एकदम से तो पता नहीं चल जाएगा। सिर्फ आदिकाल कह देने से उस सारे समय की हमें सब कुछ तो पता नहीं चल जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक काम चलाऊ धारणा है, या मुख्य रूप से हम उसे कह सकते हैं। इससे विवेचना में सुविधा होती है, किंतु ये कालवाचियां ऐतिहासिक विचारों को प्राय भटका देती हैं। काल विभाजन की
अनधानता शुक्ल जी से फुटकल खाता खुलवाती हैं। अब वो शुक्ल जी पर शुक्ल जी से कहते हैं कि जो काल विभाजन है वो काल विभाजन की अधनंता शुक्ल जी से फुटकल खाता खुलवाती हैं। यानी शुक्ल जी ने कई काल विभाजन ऐसे किए हैं, वो हम आगे देखेंगे। वास्तविकता तो यह है कि एक ही काल अवधि में अनेक प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियां होती हैं, उनसे या तो सह अस्तित्व होता है या टकराहट होती है। अब यहाँ पर जो बच्चन सिंह जी हैं वह कहते हैं कि एक ही टाइम पीरियड में कई विचारधाराएं चलती हैं, ठीक है, कई साहित्यिक प्रवृत्तियां चलती हैं, तो उनमें कहीं सह अस्तित्व होता है, कहीं वो साथ साथ चलती हैं और कहीं वो आपस में टकराहट भी उनमें होती है। ठीक है, तो वही हम आगे देखेंगे, देखिएगा। पहले आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल की संज्ञाओं को लें। इस तरह का काल विभाजन अब पुराना पड़ गया है। यानी जो शुक्ल जी, जो बच्चन सिंह जी हैं वो कह रहे हैं कि जो पहले जब साहित्य इतिहास का काल विभाजन हुआ है वो आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल की संज्ञाओं को लेकर हुआ है, लेकिन अब ये पुराना हो गया है और अब हमें कुछ नया सोचना चाहिए। न तो यह साहित्य इतिहासकार को मान्य है और न इतिहासकार को। इतिहास लेखन एक कालाविद है, काला अवधि को एक शीर्षक में बांध देता है, जैसे 600 से 321 ईसा पूर्व, प्रजातंत्र एवं राजतंत्र। साहित्य के इतिहास में भी यह पद्धति अपनाई जा सकती है और अपनाई भी गई है। आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। ठीक है, दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, मैं फिर भी कह रहा हूँ आपसे कि जो पंक्ति मैंने बोल्ड की हुई है वो मुख्य मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति होगी और वो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में आई हुई है। और ये पंक्ति देखिए, आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। यह पंक्ति आपने कहीं ना कहीं, अगर आप परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं लगातार, तो आपने ये पंक्ति जरूर देखी होगी। ठीक है, तो भाषा की दृष्टि से 1000 से 1400 ईस्वी का समय महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसीलिए नहीं कि इसमें विभिन्न जाति भाषाएं निःसृत हुई, बल्कि इसीलिए कि उसमें अनजाने ही देसी भाषाएं अपनी जगह बनाने के लिए प्रयत्नशील थीं। पर आप, जो बच्चन सिंह जी हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप 1000 से 1400 ईस्वी का समय देखिए तो उसमें भाषा किस प्रकार से बन रही है। संस्कृत से अवहट, अवहट से अपभ्रंश और साथ ही कुछ जो देसी बोलियां हैं उनमें भी साहित्य रचा जा रहा था देसी भाषाओं में। तो कैसे भाषा का सृजन हो रहा है, तो ये बात बच्चन जी कहते हैं कि ये काल हमें भाषा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहा है। अपभ्रंश का व्याकरण भी देसी भाषाओं के व्याकरण से नहीं मिलता। अब यहाँ पर बच्चन जी हैं वो भाषा पर बात करेंगे। अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, पर इस काल में अपभ्रंश काव्य का प्राधान्य था। यद्यपि रासो काव्य की अप्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है, फिर भी उससे राजस्थानी के उदय का अंदाजा लगाया जा सकता है। सूरपूर्व ब्रज भाषा की मामूली कृतियों का पता लगा है, पर प्रमाणिक रूप से 3 ही बोलियों का उदय देखा जा सकता है, मैथिली, अवधी, खड़ी बोली का। ठीक है, पहले का प्रयोक्ता विद्यापति हैं, दूसरे के मुल्ला दाऊद, तीसरे के अमीर खुसरो। एक सेकंड। अब यहाँ पे बच्चन सिंह जब भाषाओं की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, पर इस काल में अपभ्रंश काव्य का प्राधान्य था। अगर आप आदिकाल में बात करें तो आदिकाल में जो रचना काल हुआ है सिद्ध और नाथों ने जो किया है वो मुख्य रूप से, या बौद्ध साहित्य में, तो उसमें अपभ्रंश में ही ज्यादा काव्य हुआ है। ठीक है, और मुख्य रूप से वो बताते हैं कि सूरपूर्व ब्रज भाषा की मामूली कृतियों का पता लगा है, पर प्रमाणिक रूप से 3 बोलियों का उदय देखा जा सकता है। लेकिन मुख्य रूप से इसमें 3 बोलियों का उदय भी होता है, मैथिली, अवधी, खड़ी। ठीक है, और उसमें वो बताते हैं कि जो मैथिली है उसके जो प्रयोक्ता हैं वो विद्यापति हैं, और दूसरी अवधि की बात करें तो मुल्ला दाऊद हैं, और तीसरी के अमीर खुसरो हैं। ठीक है, खड़ी बोली के तो हमें पता ही है कि अमीर खुसरो ही हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। इस काल को अपभ्रंश काल, जाति साहित्य का उदय कहना अधिक संगत प्रतीत होता है। ठीक है, अब इसमें बच्चन सिंह क्या मान रहे हैं तो वह देखिए। बच्चन सिंह ने अक्सर नाम पूछा जाता है कि जो बच्चन सिंह हैं उन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया है या क्या संज्ञा दी है, आदिकाल को किस नाम से पुकारा है। तो इस काल को अपभ्रंश काल या जाति साहित्य का उदय कहना अधिक संगत प्रतीत होता है। तो ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों, जो बच्चन सिंह हैं वो आदिकाल को आदिकाल न स्वीकार करके अपभ्रंश काल या जाति साहित्य कहते हैं। भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। यानी
जो भक्ति काल का जो नामकरण है उसे शुक्ल जी ने मध्यकाल भी नाम दिया हुआ है। मध्यकाल में रीतकाल और उस भक्ति काल दोनों को विलय मानते हैं। तो जो बच्चन सिंह जी हैं वो कह रहे हैं कि भक्ति काल के लिए हम मध्यकाल नाम सही नहीं लगता, उसके लिए हम भक्ति काल ही कहेंगे। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। ठीक है, ये पंक्ति भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। इसे आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जबदी हुई मनोवृत्ति कहते हैं। ठीक है, और ये किसने कहा है? तो ये हजारीप्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। मध्यकालीन चित्तवृत्ति में अंग्रेजी की मेडिवियल सेंसिबिलिटी का अर्थ प्रविष्ट हो चुका है। अनेक अर्थों में यह नवजागरण काल है, प्रथम नवजागरण। डॉक्टर रामविलास शर्मा इसे आधुनिक काल कहना पसंद करते हैं। अगर आप मध्यकाल या भक्ति काल को देखिए तो भक्ति काल को भी लोग स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। अगर हम भक्ति काल की बात करें तो जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, सबसे पहले इतिहास लेखन उनसे ही शुरू होता है। तो उन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। ठीक है, और स्वर्ण युग के साथ साथ जब रामविलास शर्मा आते हैं तो रामविलास शर्मा नवजागरण, जब पहला पहला नवजागरण है वो हमारा भक्ति काल को ही मानते हैं। ठीक, अपने अंतर विरोधों के बावजूद जिस सेक्युलर शब्द पर आज बहुत जोर दिया जा रहा है वो अपनी मूल अर्थवत्ता में भक्त कवियों में मौजूद था। ठीक है, अगर हम आज के संदर्भ में बात करें, आज़ादी के बाद जब सेक्युलर शब्द हमारे देश के लिए प्रचलित हुआ तो बच्चन सिंह कह रहे हैं कि यह शब्द अभी से नहीं है। अगर हम मध्यकाल में बात करें तो वो भक्ति काल में ही यह शब्द अपने अस्तित्व में आ गया था। आज के अंतर्राष्ट्रीय धर्मोन्माद में जलते हुए लोगों को उस काल के भक्ति काव्य में सुकून मिलता है और इस उन्माद से लड़ने के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा। रीत काल के कवियों में भी धर्मनिरपेक्षता की आहट सुनाई पड़ती है। भारतवर्ष का इतिहास लिखने वाले कुछ लोगों ने 800-1200 ईस्वी को मध्यकाल ठहराया। ठीक, यानी जो भारतवर्ष के जो इतिहास काल लिखने वाले हैं उन्होंने 800 से 1200 ईस्वी को मध्यकाल ठहराया। अब देखिए रीतकाल पर। रीतकाल वस्तु शैली छंद रूप विधान में भक्ति काल से भिन्न भूमिका पर खड़ा है। यानी जहाँ हम भक्ति काल की बात करें तो वहाँ पर भक्ति पर ज़्यादा जोर दिया गया है, उसमें संत कवि ज़्यादा हुए हैं। लेकिन जब हम रीतकाल में आते हैं तो यहाँ पर साहित्य का जो पैटर्न है वो बदल जाता है। अगर हम रीतकाल में देखें तो रीतकाल के कवियों ने मुख्य रूप से वस्तु शैली छंद रूप विधान में भक्ति काल से भिन्न भूमिका पर खड़ा है। यह अपने आप में स्वतंत्र काल है। इसे उत्तर मध्यकाल कहना गणती भ्रमोत्पादन है। शुक्ल जी इसे दो भागों में बांटते हैं, रीत ग्रंथकार कवि और अन्य कवि। अगर आप शुक्ल जी के काल विभाजन की बात करें तो शुक्ल जी के इतिहास में जब आप रीत काल पर जाएंगे तो उन्होंने रीत काल में भी विभाजन किया हुआ है, रीत ग्रंथकार कवि और अन्य कवि। ठीक है, अन्य कवि ये गोल शब्द है, इस कोटि में अर्थ की दृष्टि से हल्के कवि आएंगे। घनानंद को शुक्ल जी रीतकाल के सर्वोत्कृष्ट कवियों में मानते हैं, फिर उन्हें अन्य कवियों की बरादरी में क्यों बैठाया जाता है? अब यहाँ पर जो बच्चन सिंह जी हैं वो कहते हैं कि शुक्ल जी एक तरफ जो घनानंद है उन्हें बहुत अच्छा कवि मानते हैं, बहुत पहुंचा हुआ कवि मानते हैं, लेकिन फिर भी जो घनानंद है उन्हें उन्होंने अन्य कवियों की श्रेणी में रखा हुआ है। फिर ऐसा क्यों है? यहाँ पर उनकी इतिहास दृष्टि में खुट दिखाई पड़ता है। प्रवृत्ति की दृष्टि से वे एक को रीतबद्ध और दूसरे को रीतमुक्त कहते हैं। इसके आधार पर रीतबद्ध, रीत सिद्ध आदि अवैज्ञानिक उपविभाजन होते रहे। वास्तविकता तो यह है कि रीत निर्मुक्त कोई नहीं है, रीतकाल नाम इसी को लेकर सार्थक होता है। रीत मुक्त होकर कोई रीतकालीन कैसे हो सकता है? अगर अब जो बच्चन सिंह हैं वो कहते हैं कि फिर एक नई प्रवृत्ति चली, रीत मुक्त। तो बच्चन सिंह जी कहते हैं कि रीत मुक्त होकर कोई रीतबद्ध कैसे हो सकता है? यानी जब जब कोई रीत से मुक्त ही है तो वो उसमें कैसे रह सकता है? ठीक है, रीत मुक्त होकर कोई रीतकालीन कैसे हो सकता है? रीतबद्ध और रीत मुक्त को मैंने उलट दिया है, यानी रीतबद्ध को बद्ध रीत और रीत मुक्त को मुक्त रीत कहा है। ठीक है, तो अगर आप विश्वनाथ त्रिपाठी जी को देखेंगे तो उन्होंने भी यही संज्ञा अपनाई है। उन्होंने भी रीत बद्ध को बद्ध रीत कहा है। ठीक है, और यही हम आपको डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में भी देखने को मिलेगा। घन आनंद ठाकुर बोधा आदि रीत से सर्वथा मुक्त नहीं है, उनमें रीतत्व है पर उसकी बद्धता नहीं। इस नाम से निरतन्य भी बना रहता है और उसका बदलाव भी। रीत से मुक्त होने के लिए जिसने जितना अधिक संघर्ष किया है उसकी संवेदना उतनी ही घनीभूत हो पाई है।
इसी काल में हिंदी शैली की उर्दू कविताएं लिखी जा रही थीं, जिनकी भाषा खड़ी बोली और आत्मा सेक्युलर है। उन्हें भी इस इतिहास में स्थान दिया गया है। यानी जब रीतकाल में, अगर जो बच्चन सिंह हैं वो बता रहे हैं कि रीतकाल में अगर आप देखेंगे तो इसमें उर्दू कविता की भी शुरुआत होती है, और उर्दू कविता की जो शैली है वो खड़ी बोली में रही है, और जो उसकी जो संवेदना है, या जिसकी जो और उसकी संवेदना को शुक्ल जी ने सेक्युलर कहा है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए। आधुनिक काल कालवाचक होने के साथ ही प्रवृत्तिवाचक भी है। आधुनिक होने की प्रक्रिया का आरंभ 1857 से होता है। 1857 से 1920 तक का समय नवजागरण युग है। यानी जब आप वैसे साहित्य जो हमारी मान्यता रही है उसमें आप देखेंगे तो 1857 के बाद नवजागरण की शुरुआत हो जाती है। पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 माना जाता है। तो फिर उसके बाद जब हम साहित्य में देखेंगे तो पहले भारतेंदु युग आता है, फिर भारतेंदु युग के बाद हमारा द्वितीय युग आता है। इन सबको मिलाकर के जो बच्चन सिंह जी हैं वो 1857 से 1920 के टाइम पीरियड को नवजागरण युग कह रहे हैं। ठीक है, यानी उन्होंने 1857 से 1920 तक के संपूर्ण समय को नवजागरण युग कहा है। इस काल के गत्यात्मक परिवर्तनों को देखते हुए छोटे युगों की कल्पना की गई है, जैसे स्वच्छंदतावाद युग, उत्तर स्वच्छंदतावाद युग। काल एक अखंड प्रवाह होता है और युग कालखंडों की पहचान। इस काल में छायावाद युग अपनी अर्थवत्ता खो चुका है। सन 75 के अपने एक लेख में मैंने इसे स्वच्छंदतावाद युग कहा था। अब आप एक बात देखिए कि जो छायावाद के लिए एक शब्द और प्रचलित है वह है स्वच्छंदतावाद। तो स्वच्छंदतावाद शब्द ऐसे ही नहीं आया। जो बच्चन सिंह जी हैं वह आगे हम देखेंगे तो वो कहते हैं कि जो छायावाद है उसमें सिर्फ आप काव्य की प्रवृत्तियों को ले रहे हैं, लेकिन छायावाद में ऐसा नहीं है। कुछ लोग गद्य में भी तो लिख रहे थे, गद्य की भी शुरुआत हो गई थी। तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे, फिर उसको आप कैसे प्रस्तुत करोगे? तो देखिए, सन 75 के अपने एक लेख में मैंने स्वच्छंदतावाद युग कहा था। धीरे धीरे स्वच्छंदतावाद छायावाद को निराकृत करता गया है। छायावाद के अंतर्गत केवल काव्य लिया जाता रहा है। गद्य इससे अंतर्भुक्त नहीं हो पाता। एक कालावधि में एक ही मूल प्रवृत्ति होती है। स्वच्छंदतावाद शब्द दोनों को अपनी वृत्ति में समेट लेता है। ठीक है, यानी छायावाद और स्वच्छंदतावाद के आप अर्थ को देखोगे तो दोनों का अर्थ बिल्कुल ही नज़दीक है। तो शुक्ल जी कहते हैं, जो बच्चन सिंह जी हैं वो कहते हैं कि जो छायावाद है उसमें सिर्फ काव्य की मान्यताएं आती हैं, लेकिन अगर हम स्वच्छंदतावाद की बात करेंगे तो इसमें हमारा गद्य भी आ जाएगा और पद्य भी आ जाएगा। दोनों की विशेषताएं इसमें हमें देखने को मिल जाएंगी। तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन भी स्वच्छंदतावादी ही था। यह नाम राष्ट्रीय संदर्भों में भी प्रासंगिक हो उठता है। और साथ ही जो बच्चन सिंह जी हैं वो कहते हैं कि अगर आप इस टाइम पीरियड की बात करें तो ये टाइम पीरियड छायावाद का टाइम पीरियड 1918 से 1936 का है, और यह हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे इस समय। तो स्वच्छंदतावाद ये उसको भी अपने दायरे में ले लेता है। ठीक है, यह नाम राष्ट्रीय संदर्भों में भी प्रासंगिक हो उठता है। उत्तर स्वच्छंदतावाद की विशेषताओं को नए नए प्रत्ययों के संदर्भ में देखने का प्रयास किया गया है। अब नेक्स्ट है कि साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बच्चन सिंह जी हैं वह कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, कि साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना साहित्यकार का केंद्रीय धर्म है। यानी जब आप साहित्य का इतिहास लिख रहे हो तो वो सिर्फ साहित्य का इतिहास ही लगे, न कि जो इतर जो इतिहास होता है, जो हम राजनीतिक इतिहास कहते हैं, वह न लगे, वो हमें साहित्य इतिहास ही लगे। और जब आप इतिहासकार हैं तो आपका ये धर्म बनता है कि आप इस चीज को समझें। इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है, किंतु यह सीखना भी अलग किस्म का होगा। पूर्ववर्ती साहित्य तो वही रहता है, पर उसे पढ़ने की दृष्टि बदल जाती है। भक्ति काल को शुक्ल जी ने एक ढंग से पढ़ा और द्विवेदी जी ने दूसरे ढंग से। आज के परिवेश में जो अंतरराष्ट्रीय हलचलों से जुड़ गया है, नए सिरे से पढ़ने की जरूरत है। किसी हद तक हिंदी साहित्य को इसी दृष्टि से पढ़ते और इतिहासबद्ध करने का प्रयास किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये वाली जो पंक्ति है कि भक्ति काल को शुक्ल जी ने एक ढंग से पढ़ा और द्विवेदी जी ने दूसरे ढंग से। आज के परिवेश में जो अंतरराष्ट्रीय हलचलों से जुड़ गया है, नए सिरे से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, यानी जब आप भक्ति काल की बात करेंगे तो जो बच्चन सिंह जी हैं वो कह रहे हैं कि सबसे पहले शुक्ल जी ने अपना इतिहास रचा,
तो उसमें भक्ति काल को अपने नज़रिए से देखा। लेकिन जब हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी आए तो उन्होंने अपना मत अलग से प्रस्तुत किया। लेकिन इन दोनों के इतर आज समय इतना हो गया है कि आज जब नए-नए विचार आ गए हैं, तो अब नए सिरे से इसे और क्यों ना पढ़ा जाए, ठीक है? दोस्तों, इतिहास के संबंध में एक विद्वान का मत है, आपने सुना भी होगा कि क्या कारण है भूगोल नहीं बदलता और इतिहास बदलता रहता है, ठीक है? तो इसका सिर्फ यही कारण है कि भूगोल एक प्राकृतिक है, ठोस चीज़ें होती हैं उसमें, तो वो कैसे बदलेंगी? उसमें परिवर्तन भूगोल में परिवर्तन होता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होता, वो कालांतर समय जो उसमें ज़्यादा लगता है, तो वो हमें महसूस नहीं होता। लेकिन जो इतिहास है, वो बदलता रहता है। इतिहास के बदलने के पैमाने हैं विचारों का बदलना, ठीक? तो ये रही हमारे जब पहले संस्करण की भूमिका निकलती है हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास की, तो हमने इस पे बात की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, वह है जब इसका दूसरा संस्करण निकलता है, तो उसमें बच्चन सिंह ने एक और भूमिका ऐड की, तो वह देखिए कि साहित्य इतिहास लेखन एक प्रवहमान और गत्यात्मक प्रक्रिया है। कोई महत्वपूर्ण नई पुस्तक छपी कि इतिहास लेखन के पुराने ढांचे से छेड़छाड़ शुरू करनी पड़ती है। संबंध लेखक का पुनर्विवेचन अपेक्षित हो जाता है। दूसरा इतिहास के नए संस्करण में इसका पूरा ध्यान रखा गया है। जिन लोगों को आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के आगे कुछ नहीं सुझाई पड़ता, उन्हें अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। अब जब शुक्ल जी का जब सॉरी ये बच्चन सिंह का जब हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास छपा, तो जो हिंदी साहित्य के जो पुरानी धारणाओं पर लोग चल रहे थे, यानी जो शुक्ल जी की मान्यताओं को लेकर चल रहे थे, जब उन्होंने ये सब देखा, तो उन्हें थोड़ा सही नहीं लगा। और ज़ाहिर-सी बात है ये बीएचयू में थे और हिंदी साहित्य में अगर आप ये देखोगे तो ये बहुत मैटर करता है। तो जब बच्चन सिंह जी ने भी वहाँ से अपना इतिहास ग्रंथ उनका निकलता है, तो जब लोग देखते हैं तो उन्हें ज़्यादा सही नहीं लगा। तो उस उन्हीं लोगों को जब प्रतिक्रियाएँ हुईं, तो उन्हीं लोगों के संबंध में जो बच्चन सिंह जी हैं वो कहते हैं कि जिन लोगों को शुक्ल जी के इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास के आगे कुछ नहीं सुझाई पड़ता, उन्हें अपनी आँखों का इलाज करना चाहिए। नए इतिहास से अंधश्रद्धा और यथास्थितिवाद को चोट पहुंचती है। जाने अनजाने वर्ग वर्ण चेतना को धक्का लगता है। नया या दूसरा इतिहास इसी की कोख से पैदा होता है, ठीक है? यानी जो बच्चन सिंह जी हैं वो कह रहे हैं, देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि नए इतिहास से अंधश्रद्धा और यथास्थितिवाद को चोट पहुंचती है। यानी जब कोई नया इतिहास रचता है या कोई नया विचार सामने हमारे आता है, तो जो पुराना हमारा विचार चल रहा होता है, यानी जिस धारणा को लेकर हम चल रहे होते हैं, तो जाहिर-सी बात है कि उसमें दोनों में टकराहट होगी। तो वो यथास्थितिवाद को तोड़ने का एक क्रम है, जब कुछ नया आता है, तो यथास्थितिवाद तो टूटता ही है। तो जाने-अनजाने उसे चोट पहुँचती ही है, ठीक है? नया या दूसरा इतिहास इसी की कोख से पैदा होता है। राधा कृष्ण प्रकाशन के स्वत्वाधिकारी श्री अशोक माहेश्वरी को सूचना उद्योग से ज्ञात हुआ कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में स्त्री लेखन को कम स्पेस दिया गया है। माहेश्वरी ने इस ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया। इस संस्करण में स्त्री कथा लेखन का स्त्रीवादी सोच के तहत विस्तृत विवेचन हुआ है, ठीक है? यानी जो पहला संस्करण है उसमें उन्होंने बच्चन सिंह जी ने स्त्री लेखन को इतना महत्व नहीं दे पाए थे या उसे इतना विस्तार से नहीं लिख पाए थे, लेकिन जब दूसरे संस्करण में उन्होंने ये काम कर दिया है, ठीक। प्रथम संस्करण में कुछ महत्वपूर्ण नाम क्यों छूट गए, मुझे स्वयं आश्चर्य है। उन नामों को इस संस्करण में शामिल कर लिया गया है, ठीक। निराला निवेश रथ यात्रा महमूदगंज वाराणसी, और ये दीपावली पे दूसरा संस्करण निकलता है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ तक हमने भूमिका की बात करी। भूमिका में हमने देखा कि जो बच्चन सिंह हैं वो पहले ही साहित्य इतिहास लिखने से पहले ही, उनके साहित्य इतिहास में जाने से पहले ही उन्होंने जो मुख्य बातें थीं उनको हमारे सामने रखा कि किस प्रकार से नामकरण में उन्होंने बदलाव किया और किस प्रकार से जो पुराने विचार हैं या नया इतिहास लिखने की मुझे आवश्यकता क्यों पड़ी, और साथ ही ये शुक्ल जी का इतिहास है उसमें कहाँ सही है कहाँ गलत है वो भी उन्होंने हमें सब बताया, ठीक। अब देखिए, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगर दोस्तों आपको ये समझ आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर अगर आपको कोई कमी या कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं विषय सूची की, ठीक है। यानी सबसे पहले हम विषय सूची देखेंगे कि इस साहित्य इतिहास में बच्चन सिंह ने किस प्रकार से जो अपना पार्ट है वो दिखाया है। तो सबसे पहले भूमिका है,
तो हमने भूमिकाएं देख ली हैं, दूसरे संस्करण की भी हमने भूमिका देखी। इसके बाद इनका पहला टॉपिक आता है, वो आता है अपभ्रंश काल। ठीक है, अपभ्रंश काल में जो बच्चन सिंह हैं वो क्या क्या लेते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने हिंदी भाषा, जाति और साहित्य, इस पर बात की है। ठीक है, यानी हिंदी भाषा क्या है और हिंदी जाति क्या है और हिंदी जाति का वो साहित्य क्या है। ठीक है, तो इन सब पर चर्चा की है। फिर उन्होंने अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाओं की बात की है। अपभ्रंश काव्य में क्या क्या काव्य रचा जा रहा था, तो देखिए अपभ्रंश और हिंदी। अपभ्रंश काव्य बौद्ध सिद्ध साहित्य, चर्यापद, नाथपद, जैन और जैनेतर काव्य, पुराण काव्य, अन्य काव्य। यानी जो अपभ्रंश है उसमें कौन कौन सा काव्य रचा जा रहा था, उनकी इन्होंने बात की। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य। यानी आदिकाल में ही कुछ काव्य ऐसा है जो श्रृंगार है और वीरता परक, जैसे हम काव्य कहते हैं रासो काव्य, वह भी है। तो मुख्य रूप से इसमें हमें रासो काव्य देखने को मिलते हैं। फिर है प्राकृत, पेंगलम और हिंदी के कवि, जिसमें हिंदी के जाति कवि, गद्य, अपभ्रंश का ऋक्य। ठीक, तो प्राकृत, पेंगलम और हिंदी के कवि में हमें जो देसी भाषाओं में जो रचनाकार हैं वह देखने को मिलेंगे, जिसे उन्होंने जाति कवि कहा है, बच्चन सिंह जी ने। जाति कवि यानी जो आम बोलचाल की भाषा है, जिसमें मैं आपके अमीर खुसरो आएंगे, बच्चन और वो सॉरी विद्यापति जी आएंगे, उन सबको उन्होंने इसमें रखा हुआ है। ठीक, तो हमने आदिकाल देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं भक्ति काल। तो भक्ति काल में देखिए बच्चन सिंह जी ने सबसे पहले भक्ति आंदोलन की बात की है, क्योंकि भक्ति काल की जब शुरुआत होती है तो मुख्य रूप से सबसे पहले जो बात करनी होती है वो तो भक्ति पर ही करनी होती है। भक्ति कैसे शुरुआत होती है भक्ति की, ये पहले तो प्रवृत्ति नहीं थी, फिर भक्ति आंदोलन कैसे एकदम से जोर पकड़ा के एक काल ही चलता गया। सबसे पहले उन्होंने फिर निर्गुण काव्यधारा की बात की है। निर्गुण काव्यधारा में उन्होंने संत और सूफी काव्य प्रवर्ती संतों की बात की, सिख गुरुओं की भक्ति, सूफी काव्य। ठीक, नेक्स्ट है सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में उन्होंने पांच रात और आलवार, सगुण निर्गुण द्वंद्व, कृष्ण भक्ति काव्य, अष्टछाप के कवि, मधुरोपासक कवि, संप्रदाय निरपेक्ष कवि, राम भक्त काव्य, रसिक संप्रदाय, अन्य कवि, अन्य प्रवृत्तियां, रीत कवि, प्रेमाख्यान, दक्षिणी हिंदी का कविता, भक्ति काव्य के अंतर विरोध। ठीक है, तो भक्ति काल में उन्होंने इन सब पे बात की। अब आते हैं हम रीत काल पर। ठीक है, तो रीत काल देखिए दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आप बच्चन सिंह जी के इतिहास की बात करेंगे तो उन्होंने आदिकाल की कोई समय सीमा नहीं दी हुई है। ठीक है, जब आप पुस्तक को देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि आदिकाल को उन्होंने अपभ्रंश काल कहा है सबसे पहले, तो सिर्फ इसका नामकरण उन्होंने चेंज किया है। लेकिन जब उसकी सीमा की वो बात करते हैं तो उन्होंने कोई सीमा निर्धारित नहीं की है इसमें। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जब वो भक्ति काल की शुरुआत मानते हैं तो वो आदि काल की या अपभ्रंश काल की सीमा का अंत तो बता रहे हैं, क्योंकि जब भक्ति काल की वो शुरुआत, जब भक्ति काल की वो टाइम पीरियड शुरुआत मान रहे हैं या समय दे रहे हैं उसका, तो जाहिर सी बात है कि जो अपभ्रंश काल है उसका सीमा अंत और भक्ति काल का उदय एक ही साथ होगा। तो 1400 से 1650 उन्होंने भक्ति काल की समय सीमा मानी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रीतकाल। अब रीतकाल की समय सीमा देखिए 1650 से 1857। ठीक, सबसे पहले उन्होंने नामकरण की चर्चा की है, क्योंकि जैसे भक्ति काल में भक्ति के उदय की बात होती है, भक्ति आंदोलन की बात होती है, उसी प्रकार से जब रीतकाल शब्द आता है तो उसमें सबसे पहले रीतकाल के नामकरण का उदय होता है। यानी नामकरण विभिन्न विद्वानों ने, आलोचकों ने अपने अनुसार रीतकाल को अलग अलग काल कहा है। ठीक है, किसी ने श्रृंगार काल का कहा है, तो किसी ने अलंकृत काल कहा, किसी ने कुछ कहा है। ठीक, तो सामंती परवेश, प्रेरणा स्रोत, फिर है उनके, उन्होंने बद्ध रीत काव्य कहा है। ठीक है, यानी जो रीत से बधे हुए लोग हैं, जिसमें रीत चेतस काव्य और चेत अन्य कवि। ठीक है, यहाँ पे कवि होगा। फिर है मुक्त रीत काव्य, जिसमें अभिजात वर्ग और स्वच्छंद काव्य धारा। फिर है हिंदी की उर्दू शैली का काव्य, रीत इतर काव्य, जिसमें चीर काव्य, भक्त काव्य, प्रेमाख्यान काव्य और नीति काव्य, अंतर विरोध। ठीक है, ये सब उन्होंने रखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल में देखिएगा, आधुनिक काल में सबसे पहले नवजागरण युग है। सबसे पहले अगर आधुनिक काल की वो शुरुआत मानते हैं तो आधुनिक काल की शुरुआत जो, तो आप चाहे किसी भी साहित्य इतिहास लेखक या आलोचक से देखेंगे तो सबसे पहले वो आधुनिक काल की शुरुआत में नवजागरण को ही महत्व देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी सबसे पहले नवजागरण को देखा है। तो 19वीं सदी का औपनिवेशिक भारत और हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली गद्य का आरंभिक संघर्ष,
यहाँ पे गद्य होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर की हिंदी, अदालती भाषा, हिंदी नई चाल में ढली, निबंध, नाटक, उपन्यास, आलोचना, ब्रज भाषा, काव्य परंपरा और खड़ी बोली, खड़ी बोली की कविता, सरस्वती का प्रकाशन, सरस्वती कलम के कवि, ब्रज भाषा काव्य, स्वच्छंद काव्यधारा का समारंभ, गद्य खंड और आलोचना। ठीक है, अगर आप नवजागरण की बात, युग की बात करोगे तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बच्चन सिंह जी हैं, उन्होंने आज जो हमारा भारतीय युग और द्विवेदी युग है, इस सब को मिलाकर उन्होंने नवजागरण युग की संज्ञा दी है। यानी 1857 से 1920 तक के काल को उन्होंने नवजागरण युग ही कहा है, हमने भूमिका में उसे देखा भी था। अब नेक्स्ट देखिए, फिर वो स्वच्छंदतावाद युग की बात करते हैं, और स्वच्छंदतावाद युग वो छायावाद को कहते हैं। ठीक है, तो देखिए काव्यखंड, छायावाद या स्वच्छंदतावाद। देखिए उन्होंने छायावाद या स्वच्छंदतावाद, यानी छायावाद और स्वच्छंदतावाद को पर्याय के रूप में माना है। ठीक है, जो हमने पहले भी बात की, जिसमें उन्होंने जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा की बात की है। गद्य खंड, नाटक, उपन्यास, दूसरे उपन्यासकार, कहानियां, निबंध और समालोचना, इन सब की बात की। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है उत्तर स्वच्छंदतावाद युग। उत्तर स्वच्छंदतावाद युग में नामकरण और समारंभ, काव्यखंड, विप्लव, गांधीवाद और प्रणय की रचनाएं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, आधुनिकतावाद और नव्य प्रगतिवाद, जनवाद। एक सेकंड दोस्तों, हाँ, आधुनिकतावादी, जनवादी नाटक, उपन्यास, प्रयोग और प्रगति, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक उपन्यास, प्रयोग धर्मी और ग्रामांचल आधुनिकता, नव्य प्रगतिवाद या जनवाद और उत्तर आधुनिकता। उत्तर आधुनिकता, कहानियाँ, ग्रामांचल की कहानियाँ, नई कहानी, स्त्री लेखन की समानांतर दुनिया, आधुनिकतावाद और प्रगतिशील दृष्टि, निबंध और आलोचना, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा व्रत, आत्मकथा और जीवनी, आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना, साठोत्तरी आलोचना, आधुनिकतावादी, मार्क्सवादी और पाठ केंद्रित दलित साहित्य। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप शुक्ल जी का इतिहास पढ़ते भी हैं तो शुक्ल जी के इतिहास में, जो शुक्ल जी का इतिहास, जाहिर सी बात है, जैसा कि हमने भूमिका में बात की, तो 1940 में उनका दूसरा संस्करण आता है, उसके बाद उसमें कुछ ऐड नहीं किया जाता है। लेकिन विगत इन 50 वर्षों में जो नए आंदोलन हमारे समक्ष आए, आज़ादी के बाद जो नई नई साहित्य की धारणाएं बदली, उन सबको हम हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चन सिंह के इतिहास में इन सब पर व्यापक दृष्टि से बात की गई है, तो हम इसी पर अब बात करेंगे। ठीक है, और ये सब हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, तो दोस्तों मिले रहिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और जल्दी ही हम इस साहित्य इतिहास को बातों ही बातों में कब खत्म कर लेंगे हमें पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक हमने बात की। अब हम नेक्स्ट जो उनका पहला अपभ्रंश काल है उस पर हम बात करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो उसमें हम अपभ्रंश काल की बात करेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं फिर कहना चाहूँगा कि आपसे मेरी ये गुजारिश है कि अगर आपको कोई भी सुझाव या कुछ कुछ भी आपको लगे कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए, और साथ ही मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और आपका सपोर्ट रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, तो मैं भी और सही से पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।